चलिए, तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे हम लोग बीटी कॉटन देखा और क्या देखा, आरएनए इंटरफेरेंस देखा। मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट या इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट हम लोग कैसे बनाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। आज हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, जो भी एक्चुअली में ये बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है ना। तो जितनी भी बीमारियां हैं उसका बहुत सारे उस बीमारियों का इलाज जो मिल गया है ना, बायोटेक्नोलॉजी से मिल गया। ठीक है, बहुत सारा। क्योंकि एक तो हम लोगों ने क्या कर रखी है, पूरे जीन की स्टडी कर रखी है। ठीक है, पूरे जेनोम को ही पढ़ा जब जा चुका, तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम लोग को पता चल गया कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत सारे डिजीजेस का। और बहुत सारे ऐसे डेडली डिजीज है जिसका पता बहुत देर से लगता है। ठीक है, बहुत देर से लगता है, उस टाइम लगता है जब हम लोग उसको क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि एड्स और कैंसर। ठीक, जब हम लोग उसको क्योर नहीं कर सकते हैं तब उतना देर हो जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग उन बीमारियों का पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल। तो हम लोग आज देखेंगे कि मेडिसिन के फील्ड में क्या क्या काम किया है बायोटेक्नोलॉजी ने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है ना। तो इसमें तीन चीजों का हम लोग जिक्र करेंगे। पहला होगा पहला क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हम लोग इसके बारे में पहले भी बात किए हैं, है ना, कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है ये पहला हार्मोन है जो कि बनाया गया था, है ना, बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक बार हम लोग और जानने और क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं। यस, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, और हम लोग पढ़ेंगे जीन थेरेपी। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, है ना। ठीक, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से। ठीक, चलो, हमने आपको लास्ट क्लास में भी इंसुलिन के बारे में बताया था। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, जो कहां से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। ठीक है ना, सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, मैंने आप लोग को बताया था कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी में, ये ग्लूकोज जो है वो तो एनर्जी बना ही रहा है, लेकिन जब ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है तो यही इंसुलिन हार्मोन जो है ये इसको ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट कर देता है इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ग्लाइकोजीन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, इसमें कन्वर्ट करके रखता है। और इन केस जब हम लोग के पास ग्लूकोज कम है तो यही ग्लाइकोजीन फिर ग्लूकागॉन, एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से ही सीक्रेट होता है, वो क्या हो जाता है भाई, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्लूकागॉन की बात नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलिन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये हार्मोन आपके बॉडी में नहीं बन पा रहा है या कम बन पा रहा है तो क्या होगा, नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा ग्लाइकोजिन में। कम बन रहा तो थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल हर केस में क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे ब्लड में बढ़ता है तो वो कौन सी बीमारी को लेकर आता है, डायबिटीज। ठीक है ना, डायबिटीज को लेकर आता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या कर लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के यूज से उसको बना लिया गया है। ठीक है ना। अब यहां पर बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम की, ठीक, स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले क्या किया गया ना कि कुछ एनिमल्स के पैनक्रियास से
ठीक है। इंसुलिन हार्मोन को क्या कर लिया जाता था, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था और उसको ह्यूमन बीइंग में अप्लाई किया जाता था, ठीक है ना। जैसे कुछ कैटल्स से, ठीक है, जैसे कुछ कैटल्स की पैनक्रियास से निकाल कर और उसको इंजेक्ट कर देते थे, किसमें, ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट कर देते थे। अब वो क्या होता था, एक ह्यूमन का बॉडी उसको क्या समझ रहा है, एक फॉरेन सब्सटेंस समझ रहा है, ठीक है, भले ही मेडिकेटेड है पर वो उसका कुछ साइड इफेक्ट था, साइड इफेक्ट था मतलब एलर्जी फॉर्म हो रही थी, ठीक। इसके क्या थे, अगर एनिमल का पैनक्रियाज यूज कर रहे थे, एनिमल इंसुलिन इंजेक्ट किया जा रहा था, if animal insulin is injected in human being, स्टार्टिंग में यही हो रहा था भाई, इसका इलाज यही खोजा जा रहा था, ठीक है ना। तो साइड इफेक्ट थे कुछ इसके, साइड इफेक्ट क्या था, साइड इफेक्ट था कि इट शोज एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन ये शो कर रहा था। दूसरा क्या, जितना आसान लग रहा है कि भाई एनिमल के पैनक्रियास से निकाला और ह्यूमन बीइंग में डाल दिया, है ना, इतना आसान नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी टेक्निक लगती है। सो ये काफी एक्सपेंसिव था, ठीक है, ये जो इलाज था ये काफी एक्सपेंसिव था, ठीक। फिर साइंटिस्ट ने सोचा नहीं भाई, इसका तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कोई उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर स्टडी किया इंसुलिन का, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रेट होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, और उसके बाद वो मैच्योर्ड होता है इंसुलिन में, ठीक है ना। अब हमारे जो इंसुलिन है, पहले हम लोग प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 3 क्या है, चेन है, ठीक है, जैसे ये है चेन ए, पेप्टाइड चेन है ये, ठीक है। दूसरा कैसे रहता है, रुको इसका स्ट्रक्चर देख के बता रहे, ठीक। दूसरा है ये, ठीक है, ये पेप्टाइड बी है, ठीक है ना, ये पेप्टाइड बी है, ठीक। और तीसरा कैसे रहता है, ऐसे, ठीक, ये क्या है, पेप्टाइड सी, और ये आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, जैसे ये आपस में ऐसे जुड़े हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक। और जब ये मैच्योर्ड होते हैं, ठीक है, जब ये इंसुलिन मैच्योर्ड होता है, ठीक है, तो ये जो सी पेप्टाइड है ना, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये यहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जो मैच्योर्ड इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या बचा, ये पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, और ये आपस में जुड़े रहेंगे बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना, इस तरह से कहीं से भी जुड़े हुए ये इस तरह से हो सकते हैं। ये हो गया क्या, मैच्योर्ड इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो अब साइंटिस्ट के पास क्या था, उसको तो मैच्योर्ड इंसुलिन चाहिए, ठीक है ना, उसको क्या चाहिए, मैच्योर्ड इंसुलिन चाहिए, ठीक है। अब मैच्योर्ड इंसुलिन मतलब कि उसको क्या करना है, पेप्टाइड ए बनाना है, ए चेन बनाना है और बी चेन बनाना है। हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम लोग को सी का क्या काम, जब मैच्योर्ड इंसुलिन ए और बी का है, पेप्टाइड चेन का है, तो फिर हम लोगों को सी का क्या काम,
तो अब उसके पास एक क्या था भाई कि हमको कोई ऐसा जीन मिले जो ए पेप्टाइड को बनाए और कोई ऐसा जीन मिले जो बी को बनाए, ठीक है ना। तब इन्होंने यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जीन को उन्होंने खोजा जो पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी क्या कर सकते थे, फॉर्म कर सकते थे, ठीक है। उस जीन को कट करके निकाला और उसके बाद कहा क्या करे होंगे, एक वेक्टर में डाले होंगे, ठीक है ना। तो एक वेक्टर में डाला, यहां पर रेट्रोवायरल वेक्टर है ना, रेट्रोवायरल को यूज किया गया था ना, ई कोलाई को यूज किया गया था। एक सेकेंड, अच्छा जीन थेरेपी में यूज किया गया था सर, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को ले लिया गया एज अ वेक्टर, ठीक है। बैक्टीरिया को हम लोग ले लिए एज अ वेक्टर ले लिए, और दोनों को क्या करें, मतलब मान लो कि बैक्टीरिया का कौन सा होगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ठीक, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और ये पेप्टाइड ए बनाने वाला जीन है। तो हम लोगों ने क्या करा, उसका इतना प्रोसेस तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं ना, उसको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए, ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ये, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको होस्ट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको होस्ट में इंसर्ट कर दिए तो फिर क्या होगा, ये अपना कॉपी बनाएगा, ये जीन्स बनाएगा, ठीक है। जब ये पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी अलग अलग क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है पेप्टाइड, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या हुए, अलग अलग एक्सट्रैक्ट किए, उसके बाद क्या करा उन्होंने, दोनों बनाए होंगे, ठीक है ना, दोनों जीन को बनाया होगा। ये उसके बाद इसको क्या करा, दोनों को अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया होस्ट में डालने के बाद। जब ये क्या हुआ, इसकी कॉपी, ये जीन्स बनने लगे, इसको एक्सट्रैक्ट किया और बाहर में जाकर के क्या कर दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से उसको जोड़ दिया, ठीक है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको क्या करें, जोड़कर क्या बना लिए, इंसुलिन बना लिए। समझ में आया, हाँ। ठीक 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 है ना। क्या करें, अभी कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज किए हम लोगों ने, पहले सबसे पहले क्या किया, आइसोलेट किया होगा, खोजा होगा पहले, है ना, कौन सा ऐसा जीन है जो ए पेप्टाइड चेन बना सके, कौन सा ऐसा जीन है जो बी पेप्टाइड चेन बना सके, ठीक है। दोनों को लिया, ठीक, दोनों को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर लिया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ठीक, एक में ये करवाया, दूसरे में बी का करवाया, दोनों से एक्सट्रैक्ट किया दोनों चेन को, और उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या करा, पहले इसको होस्ट में इंसर्ट करेंगे ना, होस्ट भी एक बैक्टीरिया, ठीक है ना, होस्ट भी एक बैक्टीरिया, इंसर्ट किए। अब ये जो इंसुलिन बन गया भाई, अब उसको मेडिसिन के फॉर्म में क्या करने लगे, बॉटल में बंद करने लगे और अब उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर्म हुआ, ठीक, समझ में आई बात, क्लियर है, क्लियर है ना, कोई क्वेश्चन, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं जीन थेरेपी। चलो पहले जीन थेरेपी देखते हैं। जीन थेरेपी का मतलब क्या होगा, जीन के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे हम लोग, है ना, जीन को ही क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अल्टरेशन करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है ना। अब जीन थेरेपी जो है ना, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को एक्चुअली में आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है और वो जितनी जल्दी पता लग जाए, इवन जब बेबी वॉर्म में है मदर के, उस वक्त पता चल जाए, उसको ट्रीट करना ज्यादा आसान है, ठीक है। उसको ट्रीट करना ज्यादा आसान है कि उसके बर्थ के बाद ये थोड़ा टफ है, ठीक है। फिर भी छोटे हैं तो भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि खत्म किए गए हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन जब मदर के वॉर्म में है, जब टेस्ट मदर के वॉर्म में मदर प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, है ना, और उसमें पता चल भी जाता है अगर बेबी को कोई डिसऑर्डर रहता है तो दैट टाइम अगर हम लोग ये जीन थेरेपी अप्लाई करते हैं तो वो उसमें ज्यादा क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जीन थेरेपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है,
एक्सपेरिमेंटल मेथड टू ट्रीट क्या जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कि ना, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्या करने का, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने का, है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक जो यहाँ आपके बुक में जिक्र किया गया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक 4 साल की लड़की थी, ठीक है ना, 4 ईयर बेबी गर्ल। इसमें क्या हो रहा था ना कि इसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था, ठीक है, बहुत जल्दी इम्यूनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था। जब इसको टेस्ट किया गया तो देखा गया इसके जीन के बेस पे जो है ना, इसको कौन सी बीमारी है, एडीए। एडीए क्या हो गया, एडेनोसिन डी अमाइनेज, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मेशन, ठीक है, इस एंजाइम का फॉर्मेशन इसके बॉडी में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एडीए जीन का जो जीन होगी रिस्पॉन्सिबल, एडेनोसिन, एडेनोसिन डी एमिनेज का डी और फिर उसके बाद ई होगा। तो डी नहीं लिखा है मैंने, ई नहीं लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डी नहीं लिखा, डी माइनस, ठीक है ना। तो ये जो एडीए जीन है, मतलब एडीए एंजाइम है, वो जिस जीन से सीक्रेट होता था वो जीन इसमें मिसिंग था, ठीक है, इसमें नहीं था, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कोई भी फंक्शनल जीन है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए ये फंक्शनल जीन है, तो ये अपना क्या कर रहा है, कुछ प्रोटीन तो बनाएगा। मान लो AYZ कोई भी प्रोटीन, मतलब फंक्शनल है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक ठाक है, तो मान लो ऐसा कुछ प्रोटीन बनाया वो, ठीक है ना, प्रोटीन से एंजाइम्स वगैरह जो बनेंगे। और अगर ये वही जीन है लेकिन थोड़ा सा क्या हो चुका है, अल्टर्ड हो चुका है, मान लीजिए ये वाला एरिया इसका अल्टर्ड हो गया, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। जो ये प्रोटीन बना रहा था वो कुछ डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब जीन में जहां गड़बड़ी हुई वो प्रोटीन चेंज हो जाता है, ठीक, उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन सही तरीके से नहीं होगा, है ना, वो एक्सप्रेस करने में गड़बड़ करेगा। तो ये जो बेबी गर्ल थी ना, इसका एडेनोसिन डीअमाइनेज जो एंजाइम है, सीक्रेट नहीं हो रहा था, मतलब कि इसको सीक्रेट करने वाला जीन क्या था, डिस्टर्ब था, या तो डिलीट होगा या तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या उसमें दिखा गया, एडीए का इफेक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब, मतलब कि अगर किसी के अंदर ये एडीए जीन नहीं है या एडीए एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो इसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, और डिस्टर्ब रहने का रिजल्ट होगा कि वो बार बार बीमार पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इम्यूनिटी से ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो अब इसका इलाज हो जाने लगा बायोटेक्नोलॉजी को हेल्प, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी तो बाद में जो इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुआ, ठीक है ना। स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने पहला टेक्निक, मतलब जो साइंटिस्ट लोगों ने पहला टेक्निक यूज किया वो था ट्रांसप्लांटेशन का, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक को सबसे पहले इन्होंने क्या करा, यूज किया, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, बोन मैरो में हम लोग के सेल्स फॉर्म हो रहे हैं या ब्लड फॉर्म हो रहा है, तो एक हेल्दी पर्सन का बोन मैरो एक अफेक्टेड बॉडी में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, ठीक है। नो डाउट अगर ये एडिनोजीन वाला जीन मतलब कि सेल के अंदर होगा तो वो क्या करेगा, एडीए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा जीन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए तो ये ट्रीटमेंट फायदेमंद था, लेकिन ये पूरा मतलब कि हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, मतलब कि उसको फायदा हुआ, एडीए एंजाइम्स जो है सीक्रेट हुआ, लेकिन फिर ये परमानेंट नहीं रहा, ठीक है ना, ये परमानेंट इलाज नहीं था। दूसरा टेक्निक जो यूज किया गया वो था क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम
रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी भी हिसाब से देखो, जो एडीए को सिक्रीट करने वाला जीन है अगर नहीं है, आप कितना भी बाहर से इंजेक्ट कर दो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है कि कहीं से एंजाइम निकाले, मतलब जैसे कि हम लोग इंसुलिन को इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा ही लेना पड़ता है उस पेशेंट को, ठीक है ना। उस पेशेंट को हमेशा ही लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम उसको लेना पड़ता है। ये क्या है, बस इंजेक्शन के थ्रू वो व्यक्ति क्या हो रहा है, जिंदा रह रहा है, अपने ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस एंजाइम को इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब इंजेक्ट कर देना भी एक परमानेंट सॉल्यूशन, कब तक इंजेक्शन लेते रहेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है, मतलब आप हमेशा तो नहीं लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी टेक्निक जो थी वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है ना। तब जाकर थर्ड टेक्निक आ गई, कौन सी, हमारी बायोटेक वाली जीन थेरेपी, ठीक, जीन थेरेपी। अब इसमें क्या किया गया होगा, अपने से दिमाग लगाओ तुम लोग। देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि कौन सा सेल में इसके गड़बड़ी होगा, लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट पढ़े थे ना हम लोग इम्यून सिस्टम में, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट जो है ना, यहां पर वर्क करना है, हम लोग को ऐसा जीन इंसर्ट कर देना है लिम्फोसाइट में जो कि एडीए प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। अब वो आपके सेल में अगर उस जीन को हम लोग डाल दे, और हम लोग को मालूम है कि भाई किसी होस्ट में डालने पर वो खूब मल्टीप्लाई करता है, जैसे प्लाज्मिड है, ये है, वो है, ठीक है। तो वो किसी भी होस्ट में जाएगा तो अपना मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, जारी रखता है, अपनी संख्या को हमेशा बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो अब इस जीन थेरेपी में क्या करा गया, जीन थेरेपी में सबसे पहले पेशेंट के ही ब्लड से, ठीक है, पेशेंट के ब्लड से ही लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है ना, ठीक है। लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेशेंट ब्लड, पेशेंट ब्लड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, पेशेंट के ब्लड से हम लोग क्या कर लिए, लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग उसी के सेल पे काम करेंगे। अब एक सेल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे संख्या पहले उसकी, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, उसी के सेल पर काम करना है, ठीक। तो हम लोग उसका कल्चर करेंगे, कल्चर में हमने क्या बोला था, जैसा सेल है वैसा ही सेल बन जाएगा ढेर सारा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक। ठीक, नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, इसको कल्चर कर दिए। अब हमने कहीं से फंक्शनल जीन ढूंढ के रखा होगा, ठीक है, एडीए का फंक्शनल जीन कहीं से आइसोलेट किए, ठीक है, कहीं से आइसोलेट किए, ठीक है। अब उसको क्या कर दिए हम लोग, कोई प्लाज्मिड लेंगे, है ना, कोई प्लाज्मिड लेंगे। यहां पर कौन है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कौन है, मतलब कि यहां पर वेक्टर कौन है, रेट्रो वायरल है, मतलब वायरस है ना, एक वायरस है वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर वायरस है। उससे क्या किए, पहले जीन को क्या कर दिए हम लोग, जो फंक्शनल जीन लिए थे उसको क्या कर दिए, इसमें इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए, ठीक। अब उसको किस में इंसर्ट कर दिए, इस सेल में इंसर्ट कर दिए, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल में क्या कर दिया हम लोग, इंसर्ट कर दिए। अब इसका इस सेल में क्या हो रहा है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये जीन आ गया उसके सेल में, ठीक, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अब उसको हम लोग क्या कर दिए, पेशेंट के बॉडी में डाल दिए। अब वहां उसका पूरा क्या करने लगा, लिम्फोसाइट्स में अब वो आ चुका है जीन, है ना, और उसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है ना। अब उसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, अब उसका बॉडी क्या करेगा, अब ये लिम्फोसाइट्स उसके बॉडी में हमेशा ही है, और ये हमेशा ही वो एडीए जीन आ गया है। अब वो कौन जीन आ गया है भाई, जो
एडेनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम्स क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक, तो अब पेशेंट के बॉडी में ये क्या होने लगा, ये एंजाइम सीक्रेट होने लगा। समझ गए? तो इस तरीके से जीन थेरेपी यूज की जाती है। ठीक है ना। तो हम लोग का अगला स्टेप क्या था कि आइसोलेट फंक्शनल जीन and insert into retrovirus vector to form recombinant DNA. This recombinant DNA is then inserted into होस्ट में डालेंगे, है ना। तो होस्ट कौन है, लिम्फोसाइट। ठीक है, और फिर होस्ट में हम लोग उसको क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। ठीक, ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये ऐसा सॉल्यूशन होगा कि जीन ही को हम लोग पहुंचा दिए अब पेशेंट के ब्लड में। अब जीन पहुंचा दिए हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मतलब कि अब ये जीन क्या करेगा, सीक्रेट करते रहेगा ये एंजाइम। ये हो गया आपका परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन। आया समझ में? लेकिन एड्स का केस हो रहा है उसमें भी तो बस इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। अभी तक उसका नहीं मिला है ना, नहीं तो वो जीन वैसे इंसान को भी ये चीज डाल के तो नेचुरली इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। जरूर तुम इस पर रिसर्च करना, अभी तक इसका इलाज नहीं आया है। तो ट्रीटमेंट का जो चल रहा है ना, ये जरूर टेक्निक यूज करी जा रही होगी, लेकिन अभी तक शायद इसमें सक्सेस नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, इसलिए उसका अभी तक इलाज नहीं संभव हो पाया है। कुछ मेडिसिन को भले ही कुछ टाइम के लिए क्या कर लिया गया है, खोज लिया गया है। यहां पर देखो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर था और इसमें जीन अल्टर्ड हुआ था। ठीक है ना, लेकिन जो एड्स का केस है उसमें जीन अल्टर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक वायरस है जो जाकर अफेक्ट कर रहा है। लेकिन उसमें तो अफेक्ट ठीक है, इम्यून सिस्टम में। हाँ, तो वो वायरस जाके कर रहा है, आपका जीन नहीं डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, तो जीन को इंसर्ट करके हम लोग HIV का ये नहीं कर सकते, खोज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जहां जीन की बात होगी, जीन थेरेपी कहां पर होगी, जहां जीन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, जीन थेरेपी वहां काम करेगी आपकी, जहां जीन डिस्टर्ब होगा आपका। वहां पास तो RNA इंटरफेरेंस हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, चलो हो गया। इसलिए तो पढ़ाया जाता है कि भाई स्टूडेंट्स का दिमाग चले थोड़ा, साइंटिफिक फील्ड में जाइए आप लोग। चलिए, हो गया। देखने में ये टफ लगेगा टॉपिक भले, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ना। बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उस आगे जाके ग्रेजुएशन बायोटेक कीजिए, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन से बहुत अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक, अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या, कि कोई बीमारी है और उसको डायग्नोज कर लिया जाए। ठीक है, पता लगा लिया। तो जनरली अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बाय द ब्लड टेस्ट और सीरम टेस्ट और यूरिन टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि हम लोग बीमार हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेडली डिजीज है जो पता लगते लगते उसका सिम्टम्स हम लोग को पता चलेगा तब तो जाएंगे टेस्ट कराने। ठीक है ना, पता लगते लगते काफी देर हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बात किया था आपको, एड्स एंड कैंसर। अगर इन दोनों बीमारियों को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, अर्ली स्टेज पर जब उसका सिम्टम्स हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको क्योर भी किया जा सकता है। ठीक है ना। जब हम लोग एड्स और कैंसर हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने क्या बात किया था कि हम लोग को हमेशा अपने बॉडी का टेस्ट कराते रहना चाहिए,
है ना। हम लोग को हमेशा अपने बॉडी का टेस्ट कराते रहना चाहिए, ताकि अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके ये एड्स और कैंसर, तो हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। लेट स्टेज में हम लोग इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम लोग बात किए थे इस बारे में, है ना। लेकिन ये बीमारी डिटेक्ट होने के लिए हम लोगों को ना कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है टेक्निक। कौन सा? पीसीआर और एलिजा। पीसीआर एंड एलिजा दोनों हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ, दोनों हम लोग पढ़े हैं ना। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म बताओ। पीसी, हाँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और पीसीआर का चलो याद है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एड्स का ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए याद है, ठीक है। तो अब क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब इन दोनों टेस्ट के जरिए हम लोग इस डेडली बीमारी को भी, इन दोनों डेडली बीमारी को भी अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि पीसीआर का क्या काम था? एम्प्लीफिकेशन में काम था। हाँ, मल्टीपल कॉपीज बनाता था, याद है ना। पीसीआर हम लोग यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ब्लड पीसीआर के थ्रू हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग नॉर्मल पीसीआर में नहीं जाते हैं, जाएंगे क्या? लेकिन एक्चुअली में हम लोग को ये दोनों डायग्नोसिस कराते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? ठीक है, पीसीआर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं। आपके डीएनए की मल्टीपल कॉपी बन रही है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप पीसीआर कर रहे हो, अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना रहे हो, और अगर उसमें कुछ ऐसा है गड़बड़ी, कैंसर हुआ तो कुछ गड़बड़ होगा, है ना। हम वहां पर भी क्या हो रहा है, याद करो। हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोगों ने क्या करा था, उसको मल्टीप्लाई कराया था, रिप्लिकेशन हो रहा था डीएनए का, है ना। तो अगर आपका जीन में कुछ गड़बड़ी है तो वो वैसा ही जीन बना रहा है। मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो वो वही फॉर्म कर रहा है। तो एक से वो बहुत सारा बन चुका है, तो क्या वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, है ना। जब वो, मान लीजिए कि आपका कोई जीन है ऐसा, ठीक है, आपका डीएनए है कोई, इसमें थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ी आ गई है, ठीक है, मान लो ये वाले पोर्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। भले ही हम लोग को एक सेल में है तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करेगा या जब ये रिप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा तो इस सब में ये पहुंचेगा ना। तब इसकी मल्टीपल कॉपी हो गई। तब अगर ये टेस्ट हो रहा है, तब जो टेस्ट कर रहा है डॉक्टर, वो देखेगा कि कुछ गड़बड़ है ना। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ तो है जो आइडेंटिफाई हो रहा है। अब वो हो सकता है कि कैंसर रिलेटेड हो सकता है कि वो एड्स रिलेटेड हो, या हो सकता है कोई अदर, मान लो कोई भी माइक्रोब्स भी पहुंचे हुए हैं। जैसे इसमें तो एचआईवी वायरस पहुंचा रहेगा, इसमें आपके डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, ठीक है ना, और वही सेल फिर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी है तो ये पीसीआर एबल है उसको डिटेक्ट कर लेने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपी बन रही है। तो उसको दिखेगा कि इतनी कॉपी बन रही है, मतलब हर सेल में कुछ तो गड़बड़ है। भले एक सेल छूट जाए, लेकिन जब उसकी मल्टीपल कॉपी बन गई तो वो जरूर हो सकता है या तो कोई वायरस होगा, या तो कोई बैक्टीरिया होगा, कोई अदर डिजीज भी हो सकते हैं ना। तो ये हम लोग अर्ली स्टेज पर अगर पीसीआर कराते हैं, जैसे हम लोग को बोलते हैं कि बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, तो एक्चुअली में ये दोनों टेस्ट भी हम लोग को जरूर करा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेडली डिजीज आइडेंटिफाई इन्हीं दोनों टेस्ट से होती है। एलिजा के बारे में हम लोग पढ़े थे एड्स में, है ना। अब एलिजा क्या है, एलिजा किस पर बेस्ड है? हाँ, एलिजा की अगर हम लोग बात करें तो एंटीजीन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे, ये क्या है, एंटीजीन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन पर ये डिपेंड करता है एलिजा टेस्ट, ठीक है ना। मतलब कि कोई एंटीजीन है, एंटीबॉडी है, स्ट्रक्चर याद है एंटीबॉडी का? हाँ, वाई शेप्ड है, ठीक है। और ठीक है, H2L2, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन है। और यहां पर क्या होता है भाई, ये वाले एरिया में क्या होता है, ये वाला एरिया में क्या होता है? एंटीजन रिस्पांस करता है। हाँ,
एंटीजीन बाइंडिंग साइट है या रिसेप्टर है ये, ठीक है। अब यहां पर कोई अगर एंटीजीन होगा तो आकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। यहां पर कोई अगर एंटीजीन है इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का, तो वो यहां पर जाकर बाइंड कर जाएगा। अब मान लीजिए क्या हो जा रहा है, हम लोग एलिजा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एलिजा टेस्ट कर रहे हैं। एलिजा टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे कि उसके ब्लड में एंटीजीन हो सकता है या एंटीबॉडी भी हो सकता है। पहला टेस्ट तो ये हम लोग देख लेंगे कि क्या है भाई, या तो उसके ब्लड में एंटीजीन पाया जाएगा, तो कोई भी एंटीजीन हो सकता है, या तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी पाया जाएगा। जब मतलब एंटीबॉडी कब बनेगा, अगर एंटीजीन इंटर करेगा तभी ना बना होगा एंटीबॉडी, ऐसे तो नहीं बनते रहता है, ठीक है ना। तो अगर उसके बॉडी में मतलब हम लोग जब ये टेस्ट कर रहे हैं, लीजा टेस्ट कर रहे हैं, या तो हो सकता है हम लोग को एंटीजीन आइडेंटिफाई हो जाए। एंटीजीन आइडेंटिफाई हो गया मतलब कि एंटीजीन है, मतलब वो किसी ना किसी चीज से इन्फेक्टेड है। एंटीजीन तो फॉरेन सब्सटेंस है, कोई तो फॉरेन सब्सटेंस एंटर हुआ है, वो एलिजा टेस्ट में हम लोग को दिख जाएगा कि भाई ये अफेक्टेड है, ठीक है ना। हो सकता है एंटीजीन ना मिला तो एंटीबॉडी मिल गया, तो एंटीबॉडी का मिलना यही बताता है कि ये ब्लड इन्फेक्टेड है, कोई ना कोई एंटीजीन आया होगा तभी एंटीबॉडी फॉर्म हुआ, ठीक है ना। अब वो क्या आइडेंटिफाई करेगी, कौन सा एंटीजीन है और कौन सा एंटीबॉडी है, ठीक है, कौन सा एंटीजीन है और कौन सा एंटीबॉडी है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एंजाइम को इंसर्ट कर दिया जाता है बाय क्या, कुछ कलर डाल के। कलर क्या हो गया, क्या हम लोग बोलते हैं उसको, डाइस, ठीक है। एंजाइम में हम लोग कुछ कलरेशन डाल करके क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए कि ये इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का ये एंटीजीन रिएक्शन टाइप से, मतलब उसके उसी से, जैसे एंटीजीन जो है ना, ठीक है, एंटीजीन जो है उस एंटीजीन का कुछ पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा, ठीक। तो मान लीजिए हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कैंसर का ही कुछ डिटेक्शन दिख रहा है या फिर एड्स का ही कुछ डिटेक्शन, यहाँ एंटीजीन मान लो एड्स के वायरस है, ठीक है, एड्स का वायरस है, तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी भाई डॉक्टर के पास अवेलेबल है ना। उस एंटीबॉडी को बनाने वाले जो एंजाइम्स है, ठीक है, उसमें क्या कर दिए, डाई डाल दिए और छोड़ दिए डाल करके उसमें। अब वो एंजाइम्स क्या करेगा, वो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। जब वो उसके साथ बाइंड करेगा तो हम लोग को डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कलर डाले हुए हैं, है ना। अगर बाइंडिंग हो रही है वो कलरेशन क्या होगा, शो होगा, तो ये दिखा देगा कि कौन सा पर्टिकुलर एंटीजन है, ठीक है ना, कौन सा पर्टिकुलर बीमारी का पर्टिकुलर एंटीजन आया हुआ है। तो वो बीमारी हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं बाय एलिजा टेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि वो कलर, अब एलिजा टेस्ट हो रहा है, कोई भी एंटीजन हो सकता है, कोई भी एंटीबॉडी हो सकता है, लेकिन कौन है, ठीक है, कौन है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम को इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि और कलर डाल के कि ये भाई दिखे, जब बाइंडिंग हो ना, बाइंडिंग हो तो वो दिखाई दे, वो कलरेशन शो करे, तब हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा एंटीजन या कौन सा एंटीबॉडी के साथ क्या किया है, बाइंड किया। मेन तो हम लोग को एंटीजन का पता लगाना है कि कौन सा एंटीजन है। अगर मान लीजिए आप एंटीबॉडी को फाइंड कर लिए हैं तो उससे रिलेटेड एंटीजन उसमें जरूर होगा, है ना। तो अब कौन सा एंटीजन का ये एंटीबॉडी है, उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स डालेंगे और जो उसके साथ जाके बाइंड कर गया वो वही पर्टिकुलर एंटीजन इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, मतलब कि हम लोग अर्ली स्टेज पर ही उस बीमारी का पता लगा सकते हैं जिसका इलाज लेट में पता चलने पर नहीं है। इनके सिम्टम्स हम लोगों को बाद में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, बाद में दिखाई देंगे जब बहुत बड़ा एरिया ये इन्फेक्टेड हो जाता है, तब जब उसका फिर क्योर करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। समझ गए, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ये मेडिसिन के फील्ड में इस तरह से ये तीनों एरिया जो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, इंसुलिन का देखा कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाया गया, और भी बहुत सारे मेडिसिन ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने इंसुलिन का लिया, लेकिन बहुत सारे दवाइयां, बहुत सारे इंजेक्शन इसी के थ्रू बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और
और क्या, जीन थेरेपी, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम लोग जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस तरह से मेडिकल के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। किसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल? इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग उसको कहते हैं जिसमें अल्टरेशन किया गया है ना, जिसमें फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया गया है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, है ना, कि जब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगी तो जो रिजल्ट में जो प्लांट या एनिमल बनेंगे उसको हम लोग ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल का। क्या होगा भाई, एनिमल विथ मैनिपुलेटेड जीन। हमने इसके जीन को क्या कर दिया है, मैनिपुलेटेड कर दिया है ना। आर सेड टू बी ट्रांसजेनिक, आर सेड टू बी ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, क्लास के बाद ना 2 घंटे बैठ के आराम से बात कर लिया करो तुम, क्लास में ही शुरू रहती है। चलो, एनिमल विथ मैनिपुलेटेड जीन, है ना, जिसके जीन को हमने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब देखो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब कि ये जीन, ये अक्सर क्या हो रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे चीजें जो हम लोग बनाते हैं उसके टेस्ट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को यूज करते हैं। कोई भी चीज ह्यूमन पे टेस्ट की जाए उससे पहले दूसरे एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है। ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है आजकल, ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसमें के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कैटल्स भी हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है, काऊ वगैरह, पिग भी है, ठीक है, और क्या है, माइस भी है, चूहे पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना। और क्या क्या है, हाँ मंकी पर भी है, हाँ मंकी पर है, शीप पर है, एक्सेट्रा, रैबिट पर भी है, ठीक है, हाँ फिश पर भी है, ठीक है, फिश पर भी है, ठीक, बहुत सारे मतलब एक्चुअली में मैमल्स पे, ये मैमल्स ही है सबके सब ना, मैमल्स पे, क्योंकि मैमल्स का जीन रिलेटेड टू अस है, ठीक है, तो बहुत सारे मैमल्स पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोग बहुत सारे चीजों को खोज भी लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को हम लोग खोज भी लेते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज खोज लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन खोज लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खोज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैटल्स में काऊ है, ठीक है, कैटल्स में काऊ है, काऊ को क्या कर दिया गया, ट्रांसजेनिक बना दिया गया। अब ट्रांसजेनिक बनाने के मतलब कि उसमें वैसा जीन को इंसर्ट कर दिया गया जिसका मिल्क प्रोडक्शन पावर हो सकता है ज्यादा हो, या ज्यादा इनरिच प्रोटीन हो, ठीक है, वैसे जीन को डाल दिया गया किसमें, कैटल्स में। तो भाई ये जो काऊ है ये ज्यादा इनरिच प्रोटीन वाला मिल्क देगी, ठीक है ना, ठीक है, ये इसका मिल्क प्रोडक्शन पावर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। पिग में करा जा रहा है, तो पिग में बहुत सारे टेस्ट के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, या फिर मेडिसिन के लिए माइस में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, 95% एक्सपेरिमेंट माइस पर होते हैं, क्योंकि इसका जीन बहुत रिलेटेड है किससे, ह्यूमन बीइंग से। मंकी पर भी होता है, ठीक है, शीप पर भी होता है, रैबिट पर भी होता है, फिश पर भी होता है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, क्यों होता है इन पर, उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब देखो पहला रीजन है क्या, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट मतलब कि नॉर्मली भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे जैसे कि इंसुलिन का ही बात था,
ठीक है, हम लोग की फिजियोलॉजी में कोई डिस्टर्ब हो गया है, कोई जीन नहीं हो रहा है या कोई हार्मोन नहीं सीक्रेट हो रहा है, तो उसके इलाज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके भी इलाज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा है क्या, स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक, स्टडी ऑफ डिजीज। अब देखो, कोई भी डिजीज है, मान लो ह्यूमन बीइंग को भी है तो रिलेटेड है, मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, तो हम लोग पहले अपने आप पर अप्लाई नहीं करते, है ना, उसको इन जितने भी एनिमल्स है पहले उस पर अप्लाई किया जाता है कि किसी का साइड इफेक्ट ना। ह्यूमन बीइंग का मर जाना एक बहुत बड़ी बात है, हो सकता है कि वो जीन को आपका बॉडी ना ले, उसको फॉरेन सब्सटेंस बचे और रिएक्शन हो जाए और आप डेथ हो जाए, आपका डेथ हो जाए। ठीक है, लेकिन वो एनिमल्स पे पहले क्या कर दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल बना के पहले उस पर टेस्ट कर लिया जाता है कि क्या ये हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है या जो जीन हमने इंसर्ट करा है, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है, क्या उस पर्टिकुलर एनिमल वो डेथ हो जा रहा है। ठीक है, अगर डेथ हो जा रहा है तो हम लोग उसको कभी अप्लाई नहीं करेंगे ह्यूमन बीइंग पे। अगर उसका कुछ साइड इफेक्ट दिख रहा है, एलर्जिक फॉर्म दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, तो भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे ह्यूमन पे। ठीक है ना, तो जितने भी डिजीज का मतलब कि स्टडी करने के लिए, मतलब कि क्या क्या हमारे अंदर बीमारियां हैं उसको स्टडी करने के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। ठीक है, और उसके इलाज के लिए भी, ठीक है ना, उसके इलाज की खोज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्म करते हैं। तो इसलिए इन पर एक्सपेरिमेंट चलता है। ठीक है ना, तीसरा क्या हो गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि काऊ है उससे इनरिच क्या कर रहे हैं हम लोग, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1997 की बात है ना, हाँ 1997 की बात है, एक ट्रांसजेनिक काऊ, क्या नाम था इसका, रोजी। ठीक है ना, रोजी। ठीक, इसमें क्या किया गया, इसके जीन को, ह्यूमन का जो जीन जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उसको डाला गया इसमें। ठीक, तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ ये इनरिच प्रोटीन मिल्क प्रोड्यूस करने लगा ये, और जो किसके जैसा था, ह्यूमन बीइंग की तरह था, क्योंकि ह्यूमन वाला जीन को इसमें इंसर्ट कर दिया गया था। मतलब कि अब ये जो इस काऊ का जो दूध है ना, वो अगर ह्यूमन के बच्चे पीते हैं तो उसके लिए क्या है, ये फायदेमंद है, क्योंकि उसकी समझो ह्यूमन बीइंग का ही जैसा मिल्क प्रोड्यूस होता है वैसा ही मिल्क ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हाई प्रोटीनियस है। ठीक है, तो बच्चे के लिए फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करा जाता है। ठीक, ये जो मिल्क है वो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन मिल्क में रिच होता है, ये क्या करता है, इसमें पाया जाता है इस मिल्क में। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी, चौथा क्या आ गया, वैक्सीन की सेफ्टी। भाई सेफ्टी जरूरी है ना, अब कोई वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट अपने पे अप्लाई नहीं करते हैं, पहले एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं वैक्सीन को, कि क्या वो क्या कर रहा है, स्टडी की जाती है लंबे टाइम तक किसी भी वैक्सीन को किसी एनिमल पे डालकर, कि क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या इस बीमारी से वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर बीमारी से वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो हो सकता है कि वैक्सीन देने के बाद उस पर्टिकुलर बीमारी का एंटीजीन इंसर्ट करता होगा उसमें, है ना, और फिर उसका फिर स्टडी किया जाता है कि क्या वो तुरंत एंटीबॉडी फॉर्म करके उसको किल कर दे रहा है या अफेक्टेड हो जा रहा है। तो अगर अफेक्टेड हो जा रहा है मतलब ये वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, फिर इसको ह्यूमन बीइंग में अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एनिमल पर, उसको 1000 बार टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग,
केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब कि अगर कोई इंजेक्शन फॉर्म हुआ है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन हम लोग फॉर्म कर दिए तो पहले उसको एनिमल पे अप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है। या फिर कोई दवाइयां हम लोग बनाते हैं तो वो हम लोग कहाँ पहले अप्लाई करते हैं, पहले एनिमल्स पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्म किए जाते हैं, ये सारे सेफ्टी के लिए कि ये डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को नुकसान ना बनाए, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल हमेशा बनाए जाते रहते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट चलता जाता है, ठीक है। आगे है इथिकल इश्यूज। क्या इथिकल इश्यूज आते हैं, मान लीजिए इथिकल इश्यूज, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग हर चीज के लिए बात कर रहे हैं कि ये हम लोग ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए कर रहे हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी बीमारियों को खोजने के लिए यूज कर रहे हैं, मगर ये तो भाई पॉजिटिव वे है, क्या कोई नेगेटिवली इसको यूज करके उसका फायदा उठा सकता है? नेगेटिव वे में भी होता है हर चीज, है ना। तो नेगेटिव वे में भी ये एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं इलीगल फॉर्म में, ठीक है ना, इलीगल फॉर्म में भी ये एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से छुप के बहुत सारे मूवीज तुम लोग देखे होंगे, है ना, कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग क्या किया जाता है, एक अथॉरिटी बनाई जाती है ताकि इस पर जो भी रिसर्च चल रहे हैं वो क्या हो, बस मतलब कि इंफॉर्मेशन देने के बाद ही चले, उसका इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सरकार के पास होना चाहिए, ठीक है ना, या उस कंपनी के पास होना चाहिए। उस कंपनी फिर उस सरकार को बताएगी कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इलीगल फॉर्म में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में ये अथॉरिटी बनी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, GEAC बोलते हैं हम लोग। तो ये संस्था क्या करती है, इसी चीज पर काम करती है, ठीक है। ये कमेटी क्या काम करती है कि कोई भी, अब आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दूसरा देश भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है ना, आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा देश भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर आपके यहाँ जो जितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं और जितने प्लांट्स पाए जा रहे हैं वो थोड़ा डिफर है ना, फॉरेन एरिया से। तो आपने जो खोज की वो आपकी है, उन्होंने जो खोज की वो उनकी है, लेकिन अगर चोरी कर लेते हैं दूसरे का, हो सकता है ना, तो क्रेडिट इधर उधर हो जाता है। तो ये चीज, ये जो कमेटी है ये क्या करता है, इस तरह के इश्यूज ना आए, है ना, उस पर वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि राइस की बहुत सारी क्या है, वैरायटीज है, बहुत सारी, ओवर 2 लाख वैरायटी है, ठीक है ना, जिसमें से जो बासमती राइस है ना, जो बासमती राइस है उसकी कितनी क्वालिटी है, 27 वैरायटीज है, ठीक है, जिसका टेस्ट काफी अच्छा है ना, 27 वैरायटीज है। तो एक बार क्या हुआ था ऐसा कि उसमें सेमी ड्वार्फ वैरायटी को मिक्स करके क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था, और दूसरे देश में कहा कि ये हमारा राइस है, ऐसा करके कुछ इथिकल, अमेरिका ने, है ना, ऐसा किया था। तो ये कुछ इथिकल इश्यूज आ गए थे कि नहीं भाई ये तो हमारा इंडिया का है, ठीक है ना, तो ये अमेरिका कैसे बोल रहा है कि ये उसका है, ठीक है। तो इस तरह के इथिकल इश्यूज आते रहते हैं, तो उस पर ये कमेटी क्या करती है, काम करती है, ठीक है। समझ में आया, किस तरह के इथिकल इश्यूज ना आए, है ना। अब एक टर्म और है क्या, बायोपायरेसी, ठीक है, एक टर्म है और बायोपायरेसी। अब ये बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी को ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है, मान लीजिए कि एक गांव है और उसमें बहुत सारे प्लांट्स है जो बहुत ही क्या है, मेडिकल फॉर्म में क्या है, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। तो वहाँ के जो ट्राइबल्स है, एक आउट एरिया है, ठीक है, वहाँ के जो ट्राइबल्स है जो वहाँ पर रहते हैं उनको बहुत जानकारी है कि उस पेड़ के इस पत्ते से ऐसा मेडिसिन बनता है, या इस बीमारी का इलाज हो जाता है, या बार्क ऑफ ट्री से कुछ ऐसा होता है, या वो बनाते भी होंगे अपने फॉर्म में, है ना। अब कोई दूसरे देश का आता है
ठीक है, या दूसरे देश का ना हो, उसी देश का हो, कोई अमीर पर्सन आया, लेकिन वो जो ट्राइबल्स है उनके पास भाई पैसा नहीं है इतना एक्सपोज करने के लिए, ठीक है ना, कि भाई मेरे यहाँ ये इस टाइप के पेड़ पाए जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स पाए जा रहे हैं जो इस बीमारी का इलाज निकाल लेते हैं। पहले जड़ी बूटी वगैरह सब सुनते होंगे तुम लोग, वो सब तो हम लोग यूज करते ही हैं ना। तो अब क्या हुआ कि किसी को पता चला कि ऐसे प्लांट्स वहां पाए जाते हैं, किसी के थ्रू पता चला होगा, तो वो बंदा आया और भाई वो ट्राइबल्स बहुत भोले भाले रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो पूरा उससे पूछताछ कर लिए, ठीक है ना। अब वो उनकी में उतनी ताकत नहीं है उस ट्राइबल्स में कि उसको रोक सके, उसके बाद वो पूरा अपना टीम लेकर आएंगे और हो सकता है कि वो सारे पेड़ों को काट के ले जाए, होता है। और वो ट्राइबल्स का जीवन अधिकतर पेड़ों पर ही निर्भर करता हो, वहीं से वो खाना लेते हो, वहीं से वो लकड़ी लेते हो, वहीं से इलाज करते हो, वहीं से खाना मतलब सब कुछ चलता हो उनका। तो अगर वो पेड़ों को काट के ले जाएगा तो इनके लिए क्या हो जाएगा, हाँ, और उसका कंपनसेशन भी नहीं देंगे, ना ही क्रेडिट देंगे, ठीक है। तो इस तरह के केस बहुत मिलते हैं, है ना। इलीगल फॉर्म में पेड़ों को काट करके उसकी सप्लाई, या उसको अब उसको पता चल गया है कि ये चीज जो है ना, इस पेड़ में जो हम लोग को इलाज मिल रहा है वो करोड़ों का है, इससे हम लोग करोड़ों कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो ना ट्राइबल को उसके का पूरा लाइफ अफेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी से चलता था, ठीक है, और वो सब कुछ लेकर चले गए। तो इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी, ठीक है ना, इलीगल फॉर्म, और जिसमें आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, है ना, कि ये भाई यहाँ से खोजा गया है और यहाँ से, और उसको भाई जितना आप तुम कमा रहे हो उसके अनुसार उसको भी, उसका भी क्या करो, भला करो थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह के केस बहुत आते हैं, तो इसको कहा जाता है बायोपायरेसी, ठीक है ना। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो रिसेंटली क्लियर कर दी है सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, जो इस तरह के इश्यूज को कंसिडर करता है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक। तो इस तरह के जो इंडियन गवर्नमेंट है इस तरह से बिल्कुल भी उस पर ध्यान देती है ना, और इस पर काम करती है कि इस तरह की बायोपायरेसी ना हो। छुप करके किसी भी चीज की स्मगलिंग हो गई समझो एक तरह से, है ना, कि आप छुप कर ले रहे हैं और उसको कहीं मान लीजिए फॉरेन में उसकी कंपनी से आपका डील हो रखा है, तो आप इलीगली उसको अपने देश से बाहर भेज दे रहे हैं, तो इस तरह से स्मगलिंग के फॉर्म में भी ये चला जाता है, ठीक है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इस पर स्ट्रांगली क्या करता है, वर्क करता है, लेकिन घूसखोर सब जगह रहते हैं, है ना। जहाँ काम चल रहा है वहां पर साइड इफेक्ट सबके हैं, है ना। पैसा दे करके मान लीजिए कोई जंगल भी है तो उसके भी अथॉरिटी क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग रहे, और जो अमीर लोग हैं पता है उनको लकड़ियां चाहिए भाई अपने बिजनेस के लिए, तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा घूस वूस देकर और लकड़ियों को ले जाते हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके प्रीवियस चैप्टर में, कैसे हम लोग उसका प्रोसेस को करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, डिटेल देखा हमने, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोगों ने देखा, और उससे कुछ रिलेटेड इश्यूज भी हमने देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।